Class 11th, chapter thermodynamics. So we are discussing here bond enthalpies or bond energy. Okay. So when a bond is formed between atoms, energy is released. यानी कि जब भी आपका कोई बॉन्ड फॉर्म होता है एटम्स के बीच में, एनर्जी रिलीज होती है. और इसके ऑपोजिट जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर होती है. ठीक है. So the definition will be the amount of energy required to break 1 mole of bond of a particular type between the atoms in the gaseous state. ठीक. तो यानी कि आपका कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है और कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर हो रही है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. So for example, like in the first example, हाइड्रोजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कितनी एनर्जी यहाँ एंथैल्पी यूज़ हो रही है, प्लस आप जानते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी है ना. तो पॉजिटिव 433 किलो जूल पर मोल. जस्ट लाइक दैट Cl2 molecule will break into 2Cl, then it will require positive 242.5 kilojoule per mole energy. Okay, so these are other examples just like that. Now here the bond dissociation energy of a diatomic molecule is also called bond energy. ठीक है. So this average bond dissociation energy required to break each bond in a compound is called bond energy. For example, like consider the dissociation of water molecule which consists of 2 OH bonds. ठीक है. तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है और यहाँ पर जो है एंथैल्पी क्या हो रही है, रिक्वायर होगी. ओके. सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि जो एनर्जी है वो रिक्वायर हो रही है, इसलिए जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है. ठीक है. अभी इस एग्जाम्पल में देखिए कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपका इसमें ब्रेक डाउन हुआ. ठीक है. तो पहले तो आपका H एंड OH फॉर्मेशन हुआ, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया है. ठीक. इसमें कितनी एनर्जी एंथैल्पी रिक्वायर हुई, पॉजिटिव 497.8. अब ये जो आपका OH के बीच में बॉन्ड है, O और H के बीच में, ये भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा. तो आफ्टर ब्रेकिंग इट द एंथैल्पी इज़ 428.5 किलो जूल. ठीक है. तो ओवरऑल आपका जो एंथैल्पी है वो ये हो रहा है. अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कितना आएगा होल रिएक्शन के लिए, 463.15 किलो जूल पर मोल. ओके. Now, the second law of thermodynamics. Okay, so the first law of thermodynamics states that when one form of energy disappears, an equivalent amount of another form of energy is produced. But it is silent about the extent to which such conversion can take place. Okay, so these are the limitations of first law of thermodynamics. First limitation कि ये क्या करता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, इसके बारे में आपको रेस्ट्रिक्शन देता है, मतलब कि इसके बारे में आपको नहीं बता पाता है. ठीक है. अच्छा. फिर साथ ही साथ ये आपको जो बट हीट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ हायर टू लोअर, सिर्फ यही बताता है कि जो हीट है या जो वो आपका क्या होती है, हमेशा हायर से यानी हॉटर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है. जबकि ठीक, इट डज़ नॉट टेल वेदर अ स्पेसिफाइड चेंज कैन अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट, मतलब कोई भी अगर चेंज हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियसली होगा या नहीं होगा. ठीक है. तो इसके बारे में भी आपको नहीं बताता है कि. फिर नेक्स्ट है आपका, इट डज़ नॉट टेल दैट हीट एनर्जी कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि कोई भी जो हीट एनर्जी है वो आपकी कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो रही है या कुछ और चीज़ें भी वो या कुछ चेंजेस में वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस कर रही है. तो इसके बारे में भी आपको जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है. तो इसके लिए आया क्या, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमें ये भी बताता है कि जो प्रोसेस आपका वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है और कितना हो रहा है. ठीक है. It also helps us to calculate the maximum fraction of heat that can be converted into work. ठीक. ये भी आपको बताता है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ हीट जो कि आपका कन्वर्ट हो सकती है वर्क में. ठीक है. तो क्या है अपना जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है, वो है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन that is able to convey heat by a cyclic process from a colder to a hotter body unless work is done on the machine by some outside agency. इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे
या कोई भी बाहर से ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे कि आपका जो है कोल्डर से हॉटर बॉडी की तरफ जो है टेम्परेचर आपका फ्लो करने लगे। इसका मतलब देखो क्या है, देखो लॉजिक है कि हमने जब भी देखा है कि एक हॉटर बॉडी से एक कोल्डर बॉडी की तरफ ही टेम्परेचर जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका उल्टा करना है, मतलब कि आपको एक कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ टेम्परेचर फ्लो करना है, हीट फ्लो करना है, तो उसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी वर्क बिना किए आप उसको कोल्डर से हॉटर की तरफ नहीं फ्लो करवा सकते। सिर्फ यही बात कहता है ये जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। सो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्क कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू हीट बट द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इन तरीक़ों से आप इसको लिख सकते हैं। नाउ एंट्रोपी। सो एंट्रोपी बेसिकली अगर शॉर्ट में समझा जाए तो इट इज़ अ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो अगर किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस इंक्रीज़ हो रही है या डिसऑर्डर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सो एंट्रोपी इज़ अ थर्मोडायनेमिक स्टेट क्वांटिटी विच इज़ अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। सो इसे आप एस, कैपिटल एस से डिनोट करते हो, और अगर आप चेंज इन एंट्रोपी कर रहे हो तो दैट इज़ डेल एस। अब जो एंट्रोपी है इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, यानी कि आपकी फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट इन दोनों पर ये डिपेंड करता है। सो डेल एस इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। और जो आपकी एंट्रोपी की वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अकम्पेन्ड बाय एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, यानी कि जब भी आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो प्रोसेसेस खुद से अपने आप से जो हैं स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, खुद से ही चलते हैं, तो उनको आप बोलते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपका जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके लिए एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि भाई जैसे ही अगर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो मतलब कि लिक्विड कंडीशन में डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। अब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब अरेंजमेंट अब जो है वो ठीक तरीके से होने लगेगा, मतलब ऑर्डर बनने लगा है अब। तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा, ऑर्डर बनने लगा, प्रॉपर ऑर्डर बनेगा, तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी डिक्रीज़ होने लगेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो एक रूम है और उसमें जो सामान है वो पूरा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि एंट्रोपी हाई है। लेकिन आपने अगर उसे पूरे अच्छे से तरीके से प्रॉपरली आपने अरेंज कर दिया है, तो इसका मतलब आपकी जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो क्या हो गई है, डिक्रीज़ कर गई है, ठीक है। तो उल्टा है, ये रैंडमनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंट्रोपी। सो अगर ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो अगर 0 डिग्री C, जैसे कि हम जानते हैं 0 डिग्री C पे जो वाटर है वो आपका आइस में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टल इज़ ज़ीरो। तो उस जो टेम्परेचर है उस पर क्या होगी, एंट्रोपी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सो एस इज इक्वल टू ज़ीरो एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, ठीक है। तो एक लिमिटेशन हो गई भाई टेम्परेचर की, टेम्परेचर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। नाउ एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन वही चीज़ है कि भाई अगर आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, या वेपर आपका वापस से उसमें लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, सब्लिमेशन, ये सब चीज़ें। तो इनके लिए क्या होगा, आप एक समझ लेंगे तो बाकी आप खुद से कर लेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। सो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग है ना। सो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को आप डेल एस एफ से डिनोट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो जब मेल्टिंग होती है तो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और हीट एब्जॉर्ब होके जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि डिसऑर्डरनेस और इंक्रीज़ हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे दो चीज़ें काम में आएंगी, क्या, टेम्परेचर और एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब हीट, ठीक है। सो डेल एस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच एफ अपॉन टी एफ, जहाँ पर टी एफ क्या है, फ्यूजन टेम्परेचर, और एच एफ क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ओके। तो जब भी मेल्टिंग हो रही है तो हीट कौन सी वाली होगी, एब्जॉर्प्शन वाली होगी। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी है वो क्या होगी, कौन सी वाली होगी, फ्यूजन वाली एंथैल्पी, ठीक है। इसी तरीके से आपका वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन के लिए भी हो जाएगा, यानी कि डेल एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल एच वेपोराइजेशन अपॉन टी बी। बी मीन्स बॉइलिंग, बॉइलिंग पर ही होता है वेपोराइजेशन, ठीक है ना। और डेल एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच सब्लिमेशन अपॉन टी एस, ओके ओके। देन स्टैंडर्ड एंट्रोपी। तो अगर आपको स्टैंडर्ड लगाना है, मतलब कि एस के ऊपर एक क्या लग जाएगा, एक छोटा सा डिग्री टाइप साइन लग जाता है, तो उसे आप बोलते हो स्टैंडर्ड एंट्रोपी, ओके। और स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज अगर आप कहते हो तो उसके आगे डेल
और लग जाएगा, तो उसे आप कहेंगे स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। ठीक है, तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है डेल एस नॉट, तो डेल एस नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ एस नॉट प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी रिएक्शंस में आपके प्रोडक्ट बना है वो उसका एंट्रोपी, माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। जितना भी आपका रिएक्शन में चाहे रिएक्टेंट्स हों, उन सब का समेशन, उनकी सारी एंट्रोपीज़ का समेशन करके आपको ये फाइंड आउट करना है। नाउ गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो देखिए, इससे पहले हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज़ में है एंट्रोपी और एंथैल्पी, ये दोनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई एंट्रोपी और एंथैल्पी, ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं इनके साइन का एक फंक्शन निकालना, यानी कि एक सिंगल फंक्शन के थ्रू इनको एक डिटरमाइन करना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये पता कर पाएँ कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब कि आपके खुद से हो जाएगी रिएक्शन या उसको करवाने के लिए आपको बाहर से एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट है जे विलार्ड गिब्स। ठीक है, इन्होंने एक न्यू क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन करवाया जिसको कहा गया गिब्स फ्री एनर्जी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल जी। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है सिंपली आपको ये बताती है कि अगर किसी सिस्टम में वर्क डन हुआ है, ठीक है, अगर वर्क डन हो रहा है, यूजफुल वर्क डन हो रहा है, तो गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो द अकॉर्डिंग टू द definition, the thermodynamic quantity, see here, the thermodynamic quantity of the system, the decrease in whose value during a process is equal to useful work done by the system। यानी कि जितना भी वर्क डन होगा उसी के इक्वल आपकी जो डेल जी की वैल्यू है या गिब्स फ्री जो एनर्जी है उसकी वैल्यू में भी इक्वल जो है वैल्यू आपको मिलेगी, यानी कि डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो है गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगा। ठीक, सो मैथमेटिकली यू कैन defined as G is equal to H minus Ts, where H is enthalpy, S is entropy and T is absolute temperature। So we know that कि H is equal to U plus PV होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, H की प्लेस पे इसको रख देना है। ओके, इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में आपने ये जो H की वैल्यू है ये आपने पुट कर दी, तो ये आपका बन गया G is equal to U plus PV माइनस टी डेल एल टी एस। अब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर अगर हो तो आप कैसे इसको डिनोट करोगे, डेल जी इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी माइनस टी डेल एस, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अब आपकी ये जो इक्वेशन है ये बन गई। अब क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, और वी नो दैट कि जो डेल यू प्लस पी डेल वी है ये क्या होता है, डेल एच होता है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, और यही आपकी क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है ये। सो हेयर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन इज यूज टू डिस्कस द ड्राइविंग फोर्स, दैट इज द ओवरऑल क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आपको ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसकी वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया ना, यूजफुल वर्क डन अगर होगा तो डेल जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक, तो लाइक ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस del G is negative। okay, this is now the third law of thermodynamics or absolute entropy। ठीक है, because it is related to the absolute entropy, so this is also known as the absolute entropy or third law of thermodynamics। The molecules of a substance may move in a straight line in any direction, they may spin like a top and the bonds in the molecules may stretch and compress। ठीक है, यानी कि आपके वो स्ट्रेट लाइन में भी चल सकते हैं, टॉप की जैसे घूम भी सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज मोशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ठीक है, वाइब्रेशनल आप समझते हैं, ट्रांसलेशनल मतलब अगर सीधे डायरेक्शन में चल रहे हैं, रोटेशनल जैसे कि एक टॉप की तरह घूम रहे हैं। ठीक है,
अपनी एक्सिस पर, तो उसे आप रोटेशनल मोशन कहते हैं. सो व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस दीज मोशंस बिकम मोर विगरस. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इन मोशंस में भी क्या होता है, और ज़्यादा जो है मोशंस इंक्रीज होता है, विगरस हो जाता है. एंड एंट्रोपी है इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रैंडमनेस अब बढ़ रही है, डिसऑर्डर इंक्रीज होगा. टेम्परेचर राइज होगा तो डिसऑर्डर भी राइज अप होगा. ठीक है. सो ऑन दी अदर हैंड व्हेन टेम्परेचर इज लोअर्ड द एंट्रोपी डिक्रीज. बिल्कुल जब टेम्परेचर लोअर होगा तो क्या होगा, अरेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है. तो जो आपका थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, the entropy of any pure crystalline substance approaches zero as the temperature approaches absolute zero. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जैसे अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाएगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी आपकी, ज़ीरो. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स.